सुबह का समय था। सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर चमक रही थी। मछुआरों के गांव में हलचल थी। रमेश और सुरेश दोनों भाई रोज की तरह अपनी नाव की तैयारी में लगे थे। रमेश बड़ा था, गंभीर और जिम्मेदार। सुरेश छोटा था, शरारती और जिज्ञासु। माँ आंगन में खड़ी होकर दोनों को देख रही थी और पिता चुपचाप अपनी रस्सियों को ठीक कर रहे थे। अरे रमेश, सुरेश, तुम दोनों आज इतनी देर तक क्या कर रहे थे? मछलियाँ तो पकड़ ली ना? हाँ माँ, आज तो किस्मत अच्छी थी, 5 बड़ी टुन्ना मछली पकड़ी है। और माँ, रमेश भैया तो एक बार नाव से गिरते गिरते बचे। अरे संभल कर बेटा, समुद्र की लहरों से कभी मजाक नहीं करना चाहिए। जरा सी चूक जान ले सकती है। आप ठीक कहते हैं बाबा, पर अब हम छोटे बच्चे तो नहीं रहे। हमें समुद्र की लहरों का अंदाजा हो गया है। अच्छा अच्छा, चलो हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं खाना परोसती हूँ। बेटा रमेश, अब तेरी उम्र भी हो गई है, तेरा ब्याह कर देना चाहिए। आखिर इस घर की जिम्मेदारी भी तो तुझ पर ही है। जैसा आप ठीक समझे बाबा। तू चिंता मत कर, मैं एक अच्छी सी लड़की देखूंगी तेरे लिए। समय बीतने के साथ साथ रमेश की माँ ने उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढी जिसका नाम राधा था। वो उन्हीं के गांव की थी। रमेश के पिता ने रमेश का विवाह राधा से करवा दिया। रमेश अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगा। रमेश की शादी के कुछ दिनों बाद ही एक दिन उसके पिता की समुद्र में नाव डूबने की वजह से मौत हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के कई दिनों बाद दोनों भाई अपने घर के चबूतरे पर बैठे थे। भैया, मुझे लगता है कि हमें कुछ दिनों तक मछलियाँ पकड़ना रोक देना चाहिए, क्योंकि आप तो हाल देख ही रहे हैं, मौसम दोनों दिन बिगड़ता जा रहा है। अरे नहीं बंद कर सकते सुरेश, अगर हमने मछलियाँ पकड़ना रोक दिया तो घर कैसे चलेगा? और वैसे भी मौसम का क्या है, इस मौसम में तो कई बार गए हैं ना हम मछलियाँ पकड़ने के लिए। फिर भी भैया, हमें कुछ दिन तक तो रुक ही जाना चाहिए, क्योंकि समुद्र में काफी तेज लहरें उठ रही हैं। चिंता मत कर सुरेश, अरे कुछ नहीं होगा। वैसे भी अपना बचपन तो इसी समुद्र में बीता है, भला इससे हमें क्या डर। भैया, आपको तो याद ही होगा, पिछले साल ऐसे ही मौसम की वजह से पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तब से थोड़ा डर लगता है। अरे तू चिंता क्यों करता है, वो तो पिताजी की किस्मत में था, नहीं तो पिछले 10 सालों में ऐसी दुर्घटना और किसी के साथ नहीं हुई। सुबह का समय था। समुद्र किनारे लहरें अपना रौद्र रूप दिखा रही थी। नीला आकाश धीरे धीरे उजाले से भर रहा था। गांव के अधिकतर मछुआरे अपनी अपनी नाव लेकर समुद्र में उतर चुके थे। रमेश अपनी नाव में जाल रख रहा था और पास में उनका छोटा भाई सुरेश खड़ा था। भैया, आज मैं भी आपके साथ चलूं? घर पर बैठे बैठे मन उब गया है। अरे नहीं, तू घर पर रह, भाभी को भी मदद चाहिए। और हाँ, माँ बाबा का ध्यान रखना, मैं जल्दी लौट आऊंगा। सुनिए जी, आज लहरें तेज हैं, जरा संभल कर जाना और समय पर वापस आ जाइएगा। कम मछलियाँ मिले तो भी कोई बात नहीं। अरे घबराओ मत, मैं हर दिन जाता हूँ। अब तो समुद्र की लहरें पहचानने भी लगा हूँ, और वो भी तो मुझे अच्छी तरह से जानती है। सारा बचपन इन्हीं के साथ ही तो गुजारा है। हे भगवान, इन्हें सही सलामत घर वापस ले आना। रमेश ने हाथ हिलाया और अपनी नाव लेकर समुद्र में चला गया। धीरे धीरे उसकी नाव लहरों में खो गई। रमेश अपनी नाव में बैठकर समुद्र की गहराइयों में जाल डाल रहा था। सुबह की सुनहरी धूप पानी में चमक रही थी। अचानक आसमान में बादल गिरने लगे और तेज हवाएं चलने लगी।
समुद्र की लहरें उठने लगी। लगता है आज तूफान आने वाला है, जल्दी से जाल समेट लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक जोरदार लहर आई और उसकी नाव पलट गई। शाम हो गई थी, लेकिन अब तक वो लौटकर घर नहीं आया था। घर में चिंता का माहौल गहरा होता जा रहा था। माँ चौखट पर बैठी समुद्र की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। सुरेश बाहर बेचैनी से टहल रहा था। अभी तक रमेश घर नहीं लौटा, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई ना। माँ, भैया तो बचपन से समुद्र के साथ ही हैं। वो इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अरे तुम चिंता मत करो, वो आएंगे। पर कब आएंगे? हमेशा अब तक आ जाया करते थे, फिर आज इतनी देर क्यों लग रही है? आप सभी चिंता मत करिए, भैया को पहले भी कई बार देर हो चुकी है। वैसे भी वो समुद्र को अच्छे से जानते हैं। आप लोग बेफिक्र रहिए, भैया आते ही होंगे। तभी गांव का बूढ़ा मछुआरा गोपाल हाफता हुआ आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। सुरेश, सुरेश, बड़ी बुरी खबर है। मछुआरों को समुद्र के किनारे एक टूटी हुई नाव मिली है। वो रमेश की ही लगती है। लगता है लहरों में उलट गई। नहीं, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता, वो लौट कर आएंगे। गांव वालों ने मिलकर रमेश को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उसका कुछ पता नहीं चला। रमेश के घर में मातम का माहौल था। गांव वालों की फुसफुसाहट तेज हो रही थी। कुछ लोग चौराहे पर बैठकर बातें कर रहे थे। अरे बेचारा रमेश की पत्नी, अभी शादी के 2 साल ही हुए थे, अब क्या होगा उसका। मैं तो कहता हूँ कि सुरेश को अपनी भाभी से शादी कर लेनी चाहिए। अरे आखिर घर कैसे चलेगा? गांव के मुखिया गोवर्धन प्रसाद के कानों तक भी ये बातें पहुंची। एक दिन वो कुछ पंचों के साथ रमेश के घर पहुंचा। सुनो सुरेश, हम तुम्हारे दुख को समझते हैं, लेकिन गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मुखिया जी, ये अन्याय होगा। हमारी बहू को हम कहीं नहीं भेजेंगे। समाज के भी कुछ नियम हैं। एक जवान औरत को यूं अकेले नहीं रखा जा सकता। हमारी राय है कि सुरेश अपनी भाभी से विवाह कर ले। इससे समाज में सम्मान भी बना रहेगा। मुखिया जी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अभी अभी बेचारी का पति मरा है और आप कहते हैं कि उसका दूसरा विवाह करवा दो। ये तो उसके साथ अन्याय होगा ना। तो हम ऐसा करते हैं, हम राजा वीरेंद्र सिंह के पास चलते हैं। वो जो भी निर्णय सुनाएंगे वो हमें भी, आपको भी और पूरे गांव वालों को भी मानना पड़ेगा। अगले ही दिन सुरेश, राधा और मुखिया राजा वीरेंद्र सिंह के दरबार में हाजिर हुए। बताओ, क्या समस्या है? महाराज, रमेश मछुआरा समुद्र में डूब गया। उसकी पत्नी राधा अब अकेले है। समाज में इसकी चर्चा हो रही है। महाराज, भाभी ने हमेशा हमारे परिवार को संभाला है। मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? हम समाज की बुरी बातों की परवाह नहीं करते। राजा अपने सिंहासन पर विराजमान थे। राजा ने सबकी बातों को ध्यान से सुना और कुछ देर सोचकर निर्णय सुनाया। हमारा निर्णय है कि सुरेश अपनी भाभी से विवाह कर ले। इससे परिवार भी सुरक्षित रहेगा और समाज में भी कोई सवाल नहीं उठेगा।
राजा के निर्णय के बाद घर में सन्नाटा छा गया। माँ उदास थी, लेकिन उन्हें इस निर्णय की गंभीरता समझ आ रही थी। बेटा, ये निर्णय हमारे परिवार के भलाई के लिए ही है। अगर इससे परिवार की इज्जत बचती है तो मैं तैयार हूँ। गांव में सादगी से सुरेश और राधा का विवाह संपन्न हुआ। सुरेश के मन में द्वंद्व था, लेकिन वो जानता था कि यही सही है। शादी के बाद धीरे धीरे घर में जीवन सामान्य होने लगा। राधा ने परिवार को फिर से संभाल लिया। एक दिन राधा आंगन में बैठी थी और खुश दिख रही थी। सुरेश दूर से उन्हें देख रहा था। उसके मन में अब कोई भी उलझन नहीं थी। भगवान की कृपा से हमारा घर फिर से बस गया है। मैं भैया की दी हुई जिम्मेदारी को निभाऊंगा। यही मेरा कर्तव्य है। समुद्र की लहरें आज भी उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन अब इस घर में एक अटूट रिश्ता और सुकून है। शादी को कुछ महीने बीत चुके थे। सुबह का समय था। सुरेश समुद्र से लौटकर आंगन में बैठा था। उसके हाथों में एक टूटा हुआ जाल था, जिसे वो ठीक करने की कोशिश कर रहा था। राधा चुपचाप उसे देख रही थी। आज मछली कैसी रही? और आप बड़े शांत हैं, क्या बात है? कोई बात नहीं, आज मछलियां ज्यादा नहीं मिली। लगता है समुद्र पहले जैसा नहीं रहा। समुद्र पहले जैसा नहीं रहा या फिर मछलियां पकड़ने वाला बदल गया है? सुरेश ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। उसके हाथ धीरे धीरे जाल पर चलते रहे। बेटा, अब तो सारी जिम्मेदारी तेरे ही कंधों पर है। तुझे रमेश की तरह सब कुछ संभालना है। हाँ माँ, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन भैया जैसा होना आसान नहीं है। तुम सही कह रही हो। भगवान ने तुझे और राधा को साथ रखा है। तू चाहे तो सब संभाल सकता है, बस मन से हिम्मत मत हार। अगर जिम्मेदारी संभालनी है तो अपने मन से ये बोझ हटा दो कि तुम किसी की जगह ले रहे हो। हम सब अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हैं। सुरेश ने पहली बार राधा की आंखों में सीधे देखा। उन आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक विश्वास था। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। भैया की याद हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन अब इस परिवार को संभालना मेरा कर्तव्य है। भगवान की कृपा रही तो सब कुछ ठीक होगा। उस दिन पहली बार सुरेश ने महसूस किया कि वो अब रमेश की परछाई नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा एक नया सहारा बन चुका है। एक दिन सुबह का समय था। आसमान में हल्की हल्की धुंध थी। सुरेश अपनी नाव को समुद्र किनारे ले जा रहा था। तभी राधा ने आंगन से आवाज लगाई, सुनिए जी, अकेले मत जाइए, मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। डरती क्यों हो? मैं कोई नया नहीं हूँ। बचपन से इस समुद्र के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है, जब से वो गए हैं तब से मन को चैन नहीं आता। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। सुरेश ने अपनी नाव पानी में उतार दी और लहरों के साथ दूर चला गया। राधा देर तक किनारे खड़ी उसे देखती रही। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। दोपहर हो चुकी थी। राधा आंगन में बैठी थी। तभी उसकी सांस वहां आई। बहू, तू क्यों इतनी चुप चुप रहती है? सब कुछ ठीक तो है अब? हाँ माँ, सब ठीक है, बस मन कभी कभी खाली सा लगता है। बेटी, मैंने भी अपना जीवन ऐसे ही काटा है। जब तेरे ससुर को समुद्र ले गया था तब भी यही हाल था, लेकिन औरत को हमेशा मजबूत रहना पड़ता है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ माँ। शाम होने लगी थी। सुरेश अब तक नहीं लौटा था। राधा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी दूर से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। काकी काकी, जल्दी चलिए, सुरेश भैया की नाव किनारे पर उल्टी मिली है। क्या? सुरेश कहाँ है?
कोई नहीं जानता काकी, गांव के लोग खोजने गए हैं। राधा की सांसें तेज हो गई। वो भागती हुई समुद्र किनारे पर पहुंची। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। सुरेश की टूटी नाव किनारे पर थी, लेकिन सुरेश का कोई पता नहीं था। हे भगवान, मेरे दूसरे बेटे को बचा ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुरेश को कुछ नहीं होगा। पूरे गांव के लोग सुरेश की तलाश में लग गए। रात हो गई थी, चारों ओर सन्नाटा था। तभी अचानक एक मछुआरे ने चिल्लाकर कहा, अरे वहाँ कोई लहरों के पास बेहोश पड़ा है। लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो वो सुरेश था, भीगा हुआ, बेहोश लेकिन जिंदा। राधा ने उसे देखा तो उसकी आंखों में राहत के आंसू भर आए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सुरेश को घर लाया गया। वो धीरे धीरे होश में आया। जब उसने आंखें खोली तो सामने राधा थी। उसकी आंखों में एक नया विश्वास था। तुम्हारी चिंता सही थी, मैं बाल बाल बचा हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। पहली बार दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सच्चा अपनापन झलक रहा था। सुरेश ने धीरे से अपना हाथ राधा की ओर बढ़ाया। मैं वादा करता हूँ, अब कभी ऐसा जोखिम नहीं उठाऊंगा। हमारे परिवार को संभालने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। और मुझे आपकी। उस रात के बाद से सुरेश और राधा के बीच का मौन टूट गया। अब वे एक दूसरे को समझने लगे थे। उनके रिश्ते में अब कोई संकोच नहीं था। समुद्र के लहरें भी अब उठती थी, लेकिन इस घर में अब सिर्फ विश्वास और अपनापन था। समय बीतता चला गया। सुरेश ने रमेश की तरह घर की जिम्मेदारियां पूरी तरह संभाल ली। राधा भी घर को संभालने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। दोनों ने मिलकर परिवार को आगे बढ़ाया, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन गांव में एक खबर तेजी से फैल गई। अरे सुना तुमने, कोई अजनबी मछुआरा समुद्र के किनारे बेसुध मिला है। देखने में तो बड़ा जाना पहचाना लगता है। हाँ, मैंने भी सुना। कहा जा रहा है कि वो 3 साल पहले समुद्र में खो गया था। खबर सुनकर सुरेश और राधा दोनों ही चौंक गए। वे दौड़ते हुए समुद्र किनारे पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। रमेश, माँ, मैं वापस आ गया हूँ माँ। सुरेश ने रमेश को सहारा देकर उठाया। रमेश की हालत कमजोर थी, चेहरा धूप से झुलसा हुआ और कपड़े फटे हुए थे। राधा की आंखों में अविश्वास और चिंता के मिश्रित भाव थे। माँ, भाई तुम्हें क्या हुआ था? तुम कहाँ चले गए थे? हमें लगा मैं बचने की उम्मीद छोड़ चुका था, लेकिन किस्मत ने मुझे वापस भेज दिया। बेटा, तुझे देखकर जान में जान आई। चल, घर चल। सुरेश ने रमेश को सहारा दिया। राधा भी उनके साथ चल पड़ी। गांव के लोग पीछे पीछे घर तक आ गए। रमेश के लौटने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। घर पहुंचते ही माँ ने रमेश को चारपाई पर लेटाया। उस दिन जब मैं और हरिया मछलियां पकड़ रहे थे, तभी तूफान की वजह से हमारी नाव बीच समुद्र में पलट गई। मैं लहरों के साथ दूर बह गया। जब होश आया तो खुद को एक अजीब से टापू पर पाया। वहां से निकलना नामुमकिन था। और हरिया, वो कहाँ है? हरिया वो लहरों में समा गया। मैं अकेला बचा। मैंने कई बार वापस आने की कोशिश की, लेकिन समुद्र ने जैसे रास्ता रोक रखा था। 3 साल बाद एक नाविक वहां आया और उसने मेरी जान बचाई। इतने साल कहाँ थे तुम? कोई खबर क्यों नहीं दी? भगवान का शुक्र है कि तू बच गया बेटा।
इतने में गांव का मुखिया गोपाल दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। सुना रमेश लौट आया है। ये तो बड़ा अनोखा चमत्कार हुआ, पर अब एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो गई है। क्या मतलब मुखिया जी? राधा अब किसकी पत्नी मानी जाएगी? ऐसे मामले का फैसला राजा ही कर सकते हैं। क्या मतलब मुखिया जी? उसके बाद रमेश की माँ उसे सारी बातें बताती है कि किस प्रकार राजा ने सुरेश और राधा का विवाह करवा दिया था। न्याय के लिए हमें राजा के दरबार में चलना होगा, वहां ही इसका हल निकलेगा। गांव में इस मसले को लेकर हलचल मच गई थी। अगली सुबह मुखिया सुरेश, रमेश और राधा को लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। क्या मामला है मुखिया जी? इतनी भीड़ क्यों आई है? महाराज, ये मामला न्याय की गुहार लगा रहा है। रमेश जो 3 साल पहले समुद्र में खो गया था, आज वापस लौट आया है, लेकिन इस दौरान उसका छोटा भाई सुरेश उसकी पत्नी राधा के साथ जीवन बिता रहा है। अब दोनों भाई इस स्त्री के पति हैं। हमें आपके न्याय पर भरोसा है। ये तो बड़ा विचित्र मामला है। रमेश, तुमने इतने वर्षों में लौटने की कोशिश क्यों नहीं की? महाराज, मैंने कोशिश की थी, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैं किसी तरह लौट पाया हूँ। महाराज, मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन परिवार को संभालना मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। महाराज, मैंने दोनों का साथ निभाया है। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहती। ये एक कठिन प्रश्न है, लेकिन मेरा निर्णय अंतिम होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग राजा के फैसले की प्रतीक्षा करने लगे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, राधा ने 3 वर्षों तक सुरेश के साथ गृहस्थी चलाई और रमेश उसका पहला पति है। इसलिए मेरा निर्णय है कि राधा अब दोनों भाइयों की पत्नी होगी। राजा का फैसला सुनकर सभी ने सहमति से सिर हिलाया। सुरेश और रमेश दोनों ने इसे स्वीकार कर लिया। महाराज का फैसला न्याय संगत है। मुझे खुशी है कि मेरा परिवार सुरक्षित रहा। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगा। भाई, अब हम मिलकर परिवार की देखभाल करेंगे। मुझे खुशी है कि हम सब एक साथ हैं। इसके बाद रमेश, सुरेश और राधा एक ही घर में रहने लगे। समय के साथ साथ पुरानी कड़वाहट खत्म हो गई और परिवार फिर से एक हो गया।